हेलो एवरीवन। पार्ट 9 ऑफ चैप्टर 4 स्पेक्ट्रम की बुक चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री में एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। एंड ये जो है कंक्वेस्ट ऑफ सिंध आज जो हम पढ़ेंगे, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये स्लाइड्स कवर कर ली हैं। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। एंड आज कंक्वेस्ट ऑफ सिंध स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा इंट्रो में आपको बता दूं कि जो अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था वो सिंध की तरफ डाइवर्ट हो चुका था। क्यों? क्योंकि ट्रेड फैसिलिटीज़ के कारण, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट था। और आपको याद होगा कि मुग़ल एम्परर ने 1630 में फरमान भी इनको जारी कर दिया था, तो उस वजह से भी इनका ध्यान जो है वो इस तरफ आ चुका था। अब हम बात करते हैं राइज ऑफ द तालपुराज आमीर्स। तो ये कौन थे? ये एक बलूच ट्राइब थी। ठीक है, एंड इनसे पहले वहाँ पे कौन रूल कर रहा था? कलोरा चीफ्स। ठीक है, और इन्होंने जो है 1758 के अंदर ब्रिटिशर्स को फैक्ट्री खोलने के लिए ज़मीन और कि वो दे दिया था कि आप खोल सकते हो, परमिशन दे दी थी। तो वो कहाँ पे खोली थी? टाटा में। ठीक है, और कौन से प्रिंस चीफ ने दी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, तो गुलाम शाह ने। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इंग्लिश इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, काफ़ी ट्रेड करते हैं, लेकिन अप टू कब तक? 1775 तक। ठीक है, क्योंकि उसके बाद सरफाज खान आ जाता है, वो इनकी फैक्ट्रीज़ को आके क्लोज़ कर देता है। तो इसने तो परमिशन दी थी, और दूसरा नाम जो सामने आता है वो है सरफाज खान। ठीक है, तो इन्होंने क्लोज़ करवा दी थी ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री। आगे जाके 1770s में बलोच टाइप, जैसे कि हमने बताया, तालपुराज, इन्होंने ये डिसेंडेंट जो कि हिल्स थी ना ऊपर, तो वहाँ से आए थे और कहाँ पे सेटल हो गए थे? प्लेन एरियाज ऑफ द सिंध में आके सेटल डाउन हो गए थे। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट सोल्जर्स इनको बोला जाता है। इनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी हार्ड थी, काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने, एंड दे एक्वायर्ड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड पावर इन द न्यू रीजन। कौन से वाले न्यू रीजन में? सिंध वाले एरियाज में, क्योंकि ये से आए थे, जैसे कि अभी बताया। और ये जो तालपुराज थे, किनकी लीडरशिप के अंदर ये सब कुछ एस्टैब्लिश कर लेते अपना सिंध? तो वो थे मीर फतेह अली खान। ठीक है, मीर फतेह अली खान। तो इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, अभी यही चल रहा है हमारा। तो किसकी लीडरशिप में ये सामने उभर के आते हैं? मीर फतेह अली खान। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट सिंध के ऊपर इनके राज में करते हैं। एंड सेंड द कलोरा प्रिंस इनटू द एग्जाइल, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया ना कौन इनसे पहले कौन वहाँ पे रूल कर रहा था? कलोरा प्रिंस। तो उनको एग्जाइल में ये भेज देते हैं। एंड देन द दुरानी मोरार्क जो था कन्फाइंड द क्लेम्स ऑफ द मीर फतेह अली खान एंड ऑर्डर द लेटर टू शेयर द कंट्री विद हिज ब्रदर्स। तो जो दुरानी होता है वो अपने ब्रदर्स के साथ इसको जो है वो बांटना चाहता है। ठीक है, मुनार्क, जो दुरानी का मुरार्क होता है, तो मीर फतेह खान जो है वो अपने ब्रदर्स के साथ इसको डिवाइड करना चाहता है। लेकिन आगे जाके जब 1800 में मीर फतेह की डेथ हो जाती है, तो ये जो किंगडम होता है वो 4 यार्ड जो है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, कॉलिंग देमसेल्व्स द आमिर्स और द लॉर्ड्स ऑफ द सिंध। उसके बाद ये जो आमिर्स है ये एक्सटेंड, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो आगे जाके आमिर्स जो है वो अपने भाइयों में ये डिवाइड कर लेते हैं, एंड फिर ये एक्सपेंड भी करते हैं जो अदर टेरिटरीज होती हैं नियर बाय द एरियाज जो इन्होंने कैप्चर किया होता है। एंड दे कॉन्कर्ड। अब ये क्या क्या कॉन्कर करेंगे? तो अमरकोट करेंगे फ्रॉम द राजा ऑफ द जोधपुर, कराची करेंगे चीफ ऑफ द लॉज, एंड शेखरपुर एंड बुकर करेंगे फ्रॉम द अफगान्स। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये कौन कौन से राजाओं से कौन कौन सा एरिया जो है वो कैप्चर करते हैं। तो ये मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, और फिर बाद में इनके किन किन से इन्होंने लिया वो भी लिख दूँगी। ठीक है, तो ये 3 एरियाज़ थे। तो अमरकोट कहाँ से कॉन्कर करते हैं? जोधपुर के राजा से। ठीक है, जोधपुर के राजा से। कराची ये करते हैं लॉज के चीफ से, एंड शेखरपुर एंड बुकर करते हैं ये अफ़गान से। तो ये उनसे ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा आता है कि तालपुराज आमिर्स का कैसे राइज होता है, कैसे ये एग्जाइल में भेज देते हैं कोलारा प्रिंस को। ठीक है, एंड उसके बाद मीर फतेह अली खान जो होते हैं, उसके बाद जो उसके डिसेंडेंट्स होते हैं वो आपस में जो है डिवाइड कर लेते हैं, एंड जो एरिया उनके पास होता है उससे ज़्यादा भी वो एक्सपेंड कर लेते हैं इन सब से लेके। ठीक है, नेबरिंग एरिया से इनसे कैप्चर कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेजुअल असेंट्री ओवर द सिंध, कैसे कैसे ये आगे बढ़ते हैं। एंड इसमें आपके पास आएगा कि एक कॉमन बिलीफ है कि जो 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ की, अभी पहले हाफ की बात हमने कब की थी, कैसे इनका राइज हुआ था, अब इनकी बात हम कर रहे हैं कि सेकंड हाफ में क्या हुआ था। तो उस टाइम पे जो नेपोलियन था वॉज कंस्पायरिंग विद द टीपू सुल्तान, क्योंकि वो इन्वेड करना चाहता था किसको, इंडिया को। तो यहाँ पे हमने नेपोलियन की बात की एंड टीपू सुल्तान की जो साउथ वाले रीजन में था, ठीक है। तो ये इन्वेड करना चाहता था इंडिया को, और 1799 में, जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि लॉर्ड वेलेस्ले के काफ़ी सारे एफर्ट्स थे कि वो इंडिया के साथ कमर्शियल रिलेशन बना रहा था, एंड साथ ही साथ में उसने सिंध के साथ भी रिलेशन काफ़ी अच्छे बना लिए, क्योंकि मैंने बताया ये पोर्ट एरिया था, तो ट्रेड ही ये करना चाहते थे, और कमर्शियल रिलेशंस ये उन जगह पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे थे जहाँ से ट्रेड होता था, ठीक है। तो ये एक हिडन एम था कि ये कैसे काउंटर अटैक करते हैं, किसको काउंटर अटैक करने की बात कर रहे थे यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली, क्योंकि अलायंस बना हुआ था किस किस के बीच में, फ्रांस के बीच में, टीपू सुल्तान के बीच में, एंड शाह जमन के बीच में। तो ये शाह जमन कौन था, ये काबुल का मोनार्की थी, ठीक है, वहाँ पे मोनार्क था। तो निगोशिएशंस स्टार्ट हो जाती हैं बिटवीन द फतेह अली खान, जिसकी 1800 में डेथ हुई, मैंने अभी आपको बताया, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टीपू सुल्तान, जो जेलसी थी लोकल ट्रेडर्स के बीच में, वो स्टार्ट हो जाती है, एंड एडेड बाय द एंटी ब्रिटिश पार्टी एट हैदराबाद, द आमिर जो कि 1800 अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी, एंड ऑर्डर द ब्रिटिश एजेंट टू क्विट द सिंध विद इन द 10 days। तो वो ब्रिटिशर्स का जो एजेंट होता है उसको बोला जाता है कि आप सिंध को 10 दिनों के अंदर छोड़ दिए। यहाँ पे किसकी अलायंस स्ट्रॉन्ग लग रही है, जो फ्रांस, टीपू सुल्तान एंड शाह जमन की जो अलायंस थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स को कहते हैं कि आप 10 दिन के अंदर जो है ये सिंध जो है वो खाली करिए। अब ब्रिटिश एजेंट जो था उसने तो खाली कर दिया, लेफ्ट कर दिया ये सिंध, बट एंड द कंपनी क्वाइटली सफर्ड द इंसल्ट। लेकिन अब उनको ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि उनकी इंसल्ट हुई है, तो उसके बाद आगे जाके ये अटैक करेंगे, वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ ग्रेजुअली असेंट्री ओवर द सिंध, मतलब कौन कौन इसके ऊपर अब नज़र जमा रहा था वो आया। इसके अंदर हमने ये देखा कि नेपोलियन एंड टीपू सुल्तान के भी अच्छा वो था, क्योंकि नेपोलियन जो था वो इन्वेड करना चाहता था इंडिया को, और अलायंस अच्छी किस किस की थी, फ्रांस की, टीपू सुल्तान की, एंड शाह जमन की जो काबुल का मोनार्क था, एंड लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो भी इस पे ट्रेड के कारण से सिंध को अपने अंडर करना चाहता था। लेकिन इनकी अलायंस ने ब्रिटिश एजेंट को बोला, उस ब्रिटिश एजेंट का नाम क्रो था, ठीक है, उसको बोला कि आप यहाँ से 10 दिन के अंदर इसको खाली कर दीजिए, एंड इसके बाद इनको जो है ह्यूमिलिएशन का सामना पड़ा, मतलब इंसल्ट लगी इनको कि हमारी इंसल्ट हो गई है। तो उसके बाद आपके पास आता है ट्रीटी ऑफ द इटर्नल फ्रेंडशिप, जो कि जून 1807 में हुई थी। द अलायंस ऑफ द तिलसिट विद द अलेक्जेंडर वन ऑफ द रशिया, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था किसके साथ, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी बात करें तो इसमें किस किस का नाम अभी मतलब अलायंस देखी, तो तिलसित विद अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया, और साथ ही साथ में कौन मिल गया इनके साथ, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। द अलायंस हैड एज वन ऑफ द कंडीशन, इनकी ये कंडीशन थी, कंबाइंड इन्वेजन करना चाहते थे इंडिया का बाय द लैंड रूट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो नेपोलियन था यूरोप वाले एरिया में, रशिया ऊपर था, ठीक है, यहाँ पे, तो ये लैंड इनका सी से तो कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर हमारा अफ्रीका है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो ये लैंड रूट से इन्वेजन करना चाहते थे, लैंड रूट से ये दोनों जो है, ठीक है, जो हमने इनकी ये बात की, तो ये लैंड रूट से ही आना चाहते थे, इन्वेड करना चाहते थे इंडिया को। नाउ द ब्रिटिशर वांटेड टू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द रशिया एंड द ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स तो नहीं चाहेंगे कि कोई भी इनका जो भी है राइवलरी जो भी इनकी है कि उनको मिल सके इंडिया, तो ये एक तरीके से बैरियर का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया बनाना कि ये इंडिया को कैप्चर ना कर सके। एंड टू अचीव दिस, इसके लिए किसको मतलब कि भेजा गया, तो लॉर्ड मिंटो ने जो है वो 3 डेलीगेशंस भेजी अंडर द लीडरशिप ऑफ द वेरियस प्रोमिनेंट पर्सन के अंडर जो है ये अलाइंसेस बनाए गए। तो वो कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ पे थे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू लर्न, ठीक है। तो मेल्टकाल्फ
को भेजा इन्होंने कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है। एल्फिंस्टन को भेजा इन्होंने काबुल में, एंड मैलकॉम को भेजा इन्होंने तेहरान में। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। एंड सिंध में फिर कौन आया बाद में, किसने जो है वो विज़िट किया, निकोलस स्मिथ ने सॉरी, जो कि ये फिर बाद में जाके आमिर से मिलता है एंड कंक्लूड करता है एक एग्रीमेंट, डिफेंसिव अरेंजमेंट एंड नेगोशिएशंस होती हैं, जिसमें आमिर जो है वो इस ट्रीटी को लेके एग्री हो जाते हैं। एंड देयर फर्स्ट एवर ट्रीटी होती है फिर ब्रिटिशर्स के साथ, जिसके अंदर क्या होता है, इटर्नल फ्रेंडशिप की बात की जाती है। दोनों साइड से ये होता है कि वो फ्रेंच को यहाँ से हटा देंगे सिंध से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टीपू सुल्तान की एंड फ्रेंच की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, एंड उन्होंने मिलके जो है ब्रिटिशर्स को सिंध से हटाया था। लेकिन अब ये जो लॉर्ड मिंटो के अंदर ये जो 3 लोगों ने जाके स्पॉट किया, इनकी वजह से क्या हुआ कि जैसे कि निकोलस स्मिथ ने भी आमिर्स के साथ नेगोशिएशंस की एंड ट्रीटी बनाई, ट्रीटी ऑफ द इटर्नल फ्रेंडशिप। तो इसमें क्या आया कि ये फ्रांस को ही जो है सिंध से हटा देंगे एंड एक्सचेंज एजेंट एट ईच अदर कोर्ट, एंड ब्रिटिशर्स के एजेंट को दोबारा से अलाउ कर दिया कि वो आएंगे। एंड द ट्रीटी वॉज रिन्यूड इन द 1820 ऑल्सो, जिसके अंदर कुछ एडिशन किए गए आर्टिकल्स के, उनके अंदर ये बोला गया कि अमेरिकन को एक्सक्लूड किया जाएगा एंड रिजॉल्विंग द सम बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाएगा कच्छ की साइड से। एंड आफ्टर द फाइनल डिफीट ऑफ द मराठा कॉन्फिडेंसी, जो की हुई थी आपकी 1880 में, मतलब मराठा कॉन्फिडेंसी जब मराठा डिफीट हो गए थे उसके बाद ये सब चीज़ें इन्होंने सिंध वाले रीजन में करना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ द 1832, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो किस टाइम पे आई वो भी हम देखेंगे। तो अभी जब हम बात कर रहे थे ना ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप की, इसमें आपको लॉर्ड मिंटो का नाम याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में निकोलस स्मिथ का भी नाम आपको याद रखना है, जिसने कि ये ट्रीटी करवाई थी, जिसने निगोशिएशंस की थी आमिर्स के साथ, ताकि वो फ्रेंच को वहाँ से एक्सक्लूड कर सके, कहाँ से, सिंध से, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ 1832 की। तो ये जब जो हमने ऊपर वाली बात की थी, ये लॉर्ड मिंटो ने 3 डेलीगेट्स भेजे थे। तो अब जो है विलियम बेंटिक ने किसको भेजा, किसको भेजा, कर्नल पॉटिनगर को, कहाँ पे, सिंध वाले रीजन में, क्या करने के लिए, ट्रीटी करने के लिए 1832 की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1832 की ट्रीटी जो सिंध से रिलेटेड थी वो विलियम बेंटिंग ने किसको भेजा, कर्नल पॉटिंगर को सिंध में भेजा कि वो आमिर्स के साथ जाके ये ट्रीटी करे। तो अब ये ट्रीटी में क्या था कि फ्री पैसेज मिल जाना चाहिए ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए सिंध में, क्योंकि उनकी एंट्री बंद कर दी थी ना, मैंने आपको बताया था कि उसको 10 दिन का समय दिया था ब्रिटिश एजेंट को कि वो वहाँ सिंध को छोड़ दे। तो पहला इन्होंने यही बोला कि वो फ्री पैसेज कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, कौन, ब्रिटिशर्स कहाँ पे आ जा सकते हैं, सिंध के अंदर, ठीक है। एंड यूज़ ऑफ इंडस फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, जो इंडस रिवर थी उसको भी ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नो वॉरशिप वुड प्लाई एंड नोर एनी मटेरियल फॉर वॉर वुड बी कैरिड, मतलब वॉर से रिलेटेड कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी ट्रेड वो इजीली कर सकें। तो पहला ये था। दूसरा था कि नो इंग्लिश मर्चेंट सेटल डाउन होगा सिंध के अंदर, तो सिंध के अंदर कोई भी इंग्लिश पर्सन या फिर ब्रिटिशर जो है वो सेटल्ड नहीं होंगे। तो ये किन की तरफ से आया होगा, आमिर की तरफ से। एंड पासपोर्ट वुड बी नीडेड फॉर द ट्रैवलर्स के लिए पासपोर्ट जो है वो ज़रूरी थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि जो टैरिफ रेट्स थे वो ऑल्टर किए जाएंगे, किसके द्वारा, आमिर्स के द्वारा। तो टैरिफ रेट्स के ऊपर बात हुई, ठीक है। आमिर्स जो है वो उसको ऑल्टर कर सकते हैं, जैसा वो चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर हाई लगे उनको तो वो इसको चेंज करेंगे, कौन चेंज करेंगे, आमिर्स। एंड नो मिलिट्री ड्यूज़ और टोल्स वुड बी डिमांडेड, और कोई मिलिट्री ड्यूज़ भी जो है वो नहीं मांगे जाएंगे, ये भी इसमें बोला। तो फोर्थ पॉइंट आपके पास आता है कि जो आमिर्स हैं वो काम करेंगे विद द राजा ऑफ द जोधपुर एंड टू पुट डाउन द रॉबर्स ऑफ द कच्छ, जो कच्छ में रॉबरी वगैरह हो रही थी उसको कम करने के लिए जो आमिर्स थे वो किसके साथ मिलके काम करेंगे, राजा ऑफ द जोधपुर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रॉबरीज वगैरह हो रही थी। पांचवा पॉइंट आपके पास आता है कि जो ओल्ड ट्रीटीज थी उनको कंफर्म कर दिया जाएगा एंड पार्टीज वुड नॉट बी जेलस ऑफ ईच अदर, कि किसी को ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो रहा है या
कम फ़ायदा हो रहा है वो कुछ नहीं देखा जाएगा, जो ओल्ड ट्रीटीज थी उनको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो ये सब बातें आपकी किसके अंडर की गई, ट्रीटी ऑफ द 1832, जो कि विलियम बेंटिक ने कर्नल जो है पोटिंगर को भेजा सिंध के अंदर, ताकि वो आमिर्स के साथ जाके ये ट्रीटी साइन कर सके। तो ये इन दोनों के बीच में नेगोशिएशंस हुई, ठीक है। तो अभी इसको रब कर देते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लॉर्ड ऑकलैंड एंड सिंध, ठीक है। तो लॉर्ड ऑकलैंड कौन था, जो कि 1836 में आपका गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गवर्नर जनरल बनेगा 1836 में। ये लुक आफ्टर करता है सिंध की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेविंग इंडिया फ्रॉम द रशियन इन्वेजन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट प्लस जो रशिया था वो अब इन्वेड करना चाहता था इंडिया को बाय द लैंड रूट, ये अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन ब्रिटिशर्स तो नहीं चाहेंगे कि रशिया जो है वो इन्वेड करे, तो इसी के कारण से ये जो लॉर्ड ऑकलैंड था, जो कि 1836 में गवर्नर जनरल था, ये भारत को सेव करना चाहता था रशियन इन्वेजन से। एंड जो है अपना इन्फ्लुएंस जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे अमंग द अफगान्स, ठीक है। और जो रंजीत सिंह था, जो कि पंजाब में था राजा, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग राजा था टू रिसिस्ट द क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड, बट आमिर्स वर नॉट, आमिर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो जो है इस इन्वेशन को जो कि रशिया करना चाहता था उसको रोक सके। दस द इंग्लिश व्यू वॉज दैट दे हैड टू कंसोलिडेट देयर पोजिशन इन सिंध एज अ नेसेसरी फर्स्ट स्टेप फॉर देयर प्लान्स ऑन द अफगानिस्तान। तो ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि पहले हमें जो है सिंध को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए रशिया से, बाकी बातें हम प्लान्स जो हैं वो बाद में बनाएंगे, पहले सिंध को हम अच्छी पोजीशन पे ले आए। दे गोट एन अपॉर्चुनिटी व्हेन, जब राजा रंजीत सिंह ने कैप्चर कर लिया फ्रंटियर टाउन, किस चीज़ का, सिंध का। और कौन कौन से किए, रोजान एंड जो पोटिंगर था उसको फिर हैदराबाद भी भेजा गया एक ट्रीटी साइन करने के लिए आमिर के साथ, क्योंकि अभी 1832 वाली हमने बात की नहीं थी ना, विलियम बेंटिक ने भेजा था पोटिंगर को कहाँ पे, सिंध वाले रीजन में ये वाली ट्रीटी करने के लिए। लेकिन बाद में ये पोटिंगर को कहाँ पे भेजा जाता है, हैदराबाद में भेजा जाता है, मतलब हैदराबाद में इनको भेजा जाता है कि वो ट्रीटी करे आमिर्स के साथ, ठीक है। जैसे कि हमने 1832 में देखा था, तो यही वाली बात हम कहाँ कर रहे हैं, ये लॉर्ड ऑकलैंड वाले पॉइंट में भी कर रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफर्ड प्रोटेक्शन ऑफ द आमिर्स, तो अभी जो पॉइंट्स हमने देखे उसमें भी क्या था कि आमिर्स जो है वो संतुष्ट हो गए थे इस ट्रीटी से। तो इससे क्या हो रहा था कि उनको एक प्रोटेक्शन सी मिल रही थी बाय द कंपनी ट्रूप्स एंड केप्ट द कैपिटल एट द आमिर एक्सपेंस, और इंग्लिश मैन को जो सूटेबल लग रहा था वो अपनी तरफ से उनको जो है प्रॉफिट मिल रहा था और आमिर्स को भी प्रोटेक्शन मिल रही थी। तो जो आमिर्स थे वो इनिशियली रिफ्यूज़ कर रहे थे इसको, लेकिन बाद में वो साइन अप कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ 1838 में जो होती है, व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ राजा रंजीत सिंह गेटिंग हेल्प फ्रॉम द अदर्स वाज पॉइंटिंग आउट टू देम। तो राजा रंजीत सिंह भी उनको सपोर्ट कर रहा था एंड ऑल्सो उसने जो कैप्चर कर लिया था ये सिंध वगैरह, तो उस वजह से भी ये सिंध वाला रीजन जो है वो प्रोटेक्ट हो गया था। अब रशिया जो है वो उसको इन्वेड नहीं करेगा। द ट्रीटी परमिटेड द इंग्लिश टू इंटरवीन इन द डिस्प्यूट बिटवीन द आमिर्स एंड द सिख एंड ऑल्सो टू एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट हु कुड गो एनी वेयर ही लाइक एस्कॉटेड बाय द इंग्लिश ट्रूप। अब मैंने बताया कि जो ट्रीटी हुई थी उसमें क्या क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे अब इंटरवीन करने लग गए थे किस किस के बीच में, आमिर्स एंड जो सिख्स थे उनके बीच में, अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा शो ऑफ करने लगे थे। एंड जो सिंध था वो एक तरह से टर्न आउट हो गया था इनटू द ब्रिटिश प्रोटेक्ट्रेट इन द 1838। तो इस ट्रीटी के अंदर जो सिंध था वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इसमें कोई भी वो नहीं करेगा, मतलब इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कैप्चर नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइपाइट ट्रीटी जो कि 1838 में हुई थी, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो इसको एड्रेस करने के लिए जो अफ़गान की प्रॉब्लम थी, द कंपनी रिस्टोर्टेड टू फर्दर डुप्लीकेसी। एंड जो फर्स्ट बात आती है कि दे परसुएडेड रंजीत सिंह टू साइन द ट्राइपाइट ट्रीटी। तो ये वाली ट्रीटी को पहले किसको साइन करवाने के लिए मजबूर किया गया, तो रंजीत सिंह, ठीक है, जो कि एग्री हो गए थे इन 1838 में ही टू ब्रिटिश मेडिएशन इन हिज disputes with the Amirs and then made the
एम्परर शाह सूजा गिव अप हिज सोवरन राइट्स ऑन द सिंध, ठीक है। तो सिंध पे किसका सोवरन राइट कौन अपना शो कर रहा था, शाह सूजा, तो उसको भी गिव अप करना पड़ा अपने राइट्स जो भी वो सिंध पे दिखा रहा था। प्रोवाइडेड द एरियर्स ऑफ द ट्रिब्यूट्स, पर उसके बदले में उसको क्या दे दिया गया, आपका ट्रिब्यूट्स वगैरह दे दिए गए, ठीक है, क्योंकि उसने अपने सोवरन राइट्स को गिव अप कर दिया था। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट जो डिटरमाइन किए गए थे इंग्लिश के द्वारा, वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू ऑब्टेन द फाइनेंस फॉर द अफगान adventure and obtain so much of the army's territory at would secure the line of operation against the Afghanistan through the Sindh, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूट्स उसको इसी कारण से दिए गए थे ताकि वो जो है फाइनेंसेस एक तरह से इकट्ठा कर सके, किसके लिए, अफ़गान्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद उन्होंने कहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना वो करना था इन्वेजन वगैरह, मतलब कौन सा एरिया लेना था, अफ़गानिस्तान वाला एरिया, तो वो पहले सिंध के थ्रू ही जाना चाहते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले वो सिंध को प्रोटेक्ट करना चाहते थे फ्रॉम द रशिया, देन वो अफ़गानिस्तान वाले एरियाज़ पे जाना चाहते थे। तो ये सारा इसके अंदर था, अभी आगे भी आएगा वो देख लेते हैं। तो 3 पॉइंट्स आर लेफ्ट इन दिस लेक्चर। तो सिंध एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस जो कि 1839 में होता है आपके पास। तो ये कैसे था कि जो कंपनी थी वो इंटेंड करती है टू परस्यूड और कंपेल द आर्मीज टू पे द मनी, एंड ऑल्सो कि वो जो ट्रीटी हुई थी 1832 में विच प्रोहिबिट द मूवमेंट ऑफ द इंग्लिश ट्रूप इन द सिंध बाय लैंड और बाय रिवर, तो इन सबको भी एब्रोगेट करने की बात की थी, ख़त्म करने की बात की गई थी, ठीक है। एंड अभी हम ये भी देखेंगे कि सब्सिडरी अलायंस कैसे ये जो है वो लागू हो जाता है यहाँ पे। तो जो BL ग्रोवर थे उन्होंने एक मतलब राइटिंग लिखी है जिसमें लिखा है उन्होंने कि अंडर थ्रेट ऑफ द सुपीरियर फोर्स, क्योंकि काफ़ी सारे सुपीरियर फोर्सेस ब्रिटिशर्स वगैरह जो थे उनका थ्रेट मिल रहा था आमिर्स को, इसलिए एक्सेप्टेड की उन्होंने ट्रीटी जो कि 1839 में हुई थी बाय द ब्रिटिश सब्सिडरी फोर्स एंड हैज़ टू स्टेशन एट द शिकारपुर and Bukar and armies of the Sindh were paid the 3 lakh rupees annually for the maintenance of the company troops। तो ये बोला गया क्योंकि उनके ऊपर आमिर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, तो इसलिए भी उन्होंने ये ट्रीटी जो है वो साइन की थी 1839 वाली। तो जो आमिर्स थे वो डिबार कर दिए जाते हैं फ्रॉम हैविंग एनी नेगोशिएशंस फ्रॉम द फॉरेन स्टेट विदाउट द नॉलेज ऑफ द कंपनी, एंड ऑल्सो दे वर प्रोवाइडेड द स्टोर रूम एट कराची फॉर द company's military supply beside abolishing all the tools on the Indus and furnishing an auxiliary force for the Afghan war if called upon to do so। तो इसमें ये था कि जो आमिर्स थे उनको कोई भी अगर नेगोशिएशन होनी थी बिटवीन द फॉरेन स्टेट तो उससे दूर मतलब डिबार कर दिया गया था कि वो दूर ही रहें, आमिर्स दूर ही रहें, ठीक है, कोई भी नेगोशिएशन में वो पार्ट नहीं लेंगे। एंड उनको जो है एक कराची के अंदर एक स्टोर रूम प्रोवाइड करवा दिया गया था जहाँ पे जो है कंपनी की मिलिट्री सप्लाई जो है वो वहाँ पे होगी, क्योंकि अब ये क्या करने लगे थे, पहले जो इंडस पे टूल टैक्स वगैरह लगता था ट्रेडिंग वगैरह के लिए वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। एंड अगर अफ़गान वार स्टार्ट होगा तो उसके लिए जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स आएंगे वो यहीं से आएंगे, जो इन्होंने स्टोर रूम वहाँ पे बनाया था ना जहाँ पे वो अपना जो है कंपनी की मिलिट्री सप्लाई वहाँ पे आती रहती थी। अगर अफ़गान वॉर स्टार्ट होगी तो ये वहाँ से सप्लाई को ले लेंगे। तो ये इसमें था कि कैसे इन्होंने धक्के से, क्योंकि उस सिंध ने कैसे सब्सिडरी अलायंस जो है किया, क्योंकि इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस जो थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी, सुपीरियर फोर्सेस थी जिनका इनको थ्रेट मिल रहा था, इस कारण से इन्होंने ये एक्सेप्ट किया। तो अब हम बात कर लेते हैं कैपिटुलेशन ऑफ द सिंध की, जिसमें फर्स्ट एंग्लो वॉर जो हुआ था अफगान वॉर, तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो कि आपका सिंध वाले रीजन में ही हुआ था, सिंध की सोइल में ही हुआ था, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था उस कब जब आमिर्स थे। तो ये आपको इसका टाइम पीरियड भी वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आमिर्स थे तब तो ऐसा नहीं हुआ था, एंड बाद में जब प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप हुए थे
ब्रिटिशर्स का भी वहाँ पे आ गए थे, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब ट्रीटी साइन हो जाती है, जब उनको पे करने के लिए बोला जाता है आमिर्स को, आप 3 लाख रुपए एनुअली दीजिए, दे वर नॉट रिवार्डेड एंड थैंक फॉर देयर सर्विसेज, क्योंकि अब उनको कुछ भी मतलब हॉस्टैलिटी वो दिखाना शुरू कर देते हैं, डिसअफेक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं, उनको थैंक भी नहीं बोला जाता, उनको रिवॉर्ड भी नहीं दिया जाता। तो इस कारण से वो जो है डिसअफेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण, जिस वजह से ये जो है वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो आमिर थे उनको चार्ज किया जाता है अगेंस्ट द ट्रेजनेबल एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जो कि एलमगर्फ होते हैं, प्लेस at the position during the Afghan war reserves and sent Outram to Sindh to negotiate to a new treaty। अब जब वॉर स्टार्ट हो जाता है तो न्यू ट्रीटी के ऊपर मतलब नेगोशिएशन करने के लिए किसको भेजा जाता है, आपको आउटराम को भेजा जाता है, ठीक है। और ये किसके अंदर होता है, एलन गौरव के अंडर, ठीक है। तो इस ट्रीटी में क्या होता है कि जो आर्मीज होते हैं वर रिक्वायर्ड टू सीड द इम्पोर्टेंट प्रोविंस एज अ price of their past transgression to supply the fuel to the company steamer plying on the Indus and stop minting coins। तो आमिर्स को ये बोला जाता है कि वो जो सिक्के कॉइन्स जो मिंट कर रहे हैं वो एक तो स्टॉप कर दे, एंड जो भी उन्होंने ट्रांसग्रेशन दिखाया है वो भी बंद कर दे, और जो इम्पॉर्टेंट एरियाज उन्होंने सीड करके रखे हुए हैं तो वो भी जो है वो लौटा दिए जाएं। एंड फर्दर मोर क्या उन्होंने बोला कि जो सक्सेशन डिस्प्यूट है वो किसके थ्रू करवाया गया, सक्सेशन डिस्प्यूट वो नाइपर के द्वारा, ठीक है। एंड स्टार्टेड अ वॉर व्हेन द आर्मीज रोज इन रिवोल्ट। तो ये वॉर, ये वाला वॉर जो है वो कब स्टार्ट होता है, जब आर्मीज जो है ये कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते, एंड वो और भी ज़्यादा जो है गुस्सा हो जाते हैं इस चीज़ से, ये तो हमें ही सारी चीज़ें जो है वो गिव अप करने के लिए बोल रहे हैं। तो जो होल सिंध होता है वो कैप्चुरेट हो जाता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, एंड आर्मीज जो होते हैं वो एक तरह से बैनिश कर दिए जाते हैं सिंध वाले रीजन से। तो इस वजह से भी ये जो वॉर है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड इन 1843 अंडर द गवर्नर जनरल, ये जो एलम बर्व की हमने बात की, सिंध को मर्ज कर दिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के साथ, एंड ये जो नाइपर होता है इसको फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, कहाँ का, सिंध का। अब जो सिंध है वो आपका ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये सारा कि कैसे इस सिंध को अंग्रेज़ों ने हड़पा। पहले तो सिंध को इसलिए ये अब प्रोटेक्ट करना चाहते थे ताकि रशिया जो है वो इन्वेड ना कर ले, फिर अफ़गानिस्तान वाले रीजन में ये जाएंगे। अब एंग्लो अफ़गान वॉर की स्टार्टिंग ही किस लिए होती है, क्योंकि अब आमिर्स एंड ब्रिटिशर्स के बीच में जो है वो लड़ाई चलेगी। लड़ाई यही चलेगी कि ये ट्रीटी पहले लाते हैं कि आप ये बातें मान लीजिए हमारी, अब सारी बातें जो होती है आमिर्स के खिलाफ होती हैं, तो वो क्यों मानेंगे जब आमिर्स के खिलाफ ही सारी बातें, जब उनका घर ही जा रहा है, सिंध ही जा रहा है यहाँ से, तो वो क्यों ये बातें मानेंगे। लेकिन आगे जाके ये फोर्सफुली जो है इसको अपने अंडर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स, एंड उसका फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो चार्ल्स नाइपर को बनाया जाता है। एंड उस टाइम पे जो ये था सिंध को जो मर्ज करने वाला था वो इसके अंडर होता है, ठीक है। उसके बाद क्रिटिसिज्म्स क्या है कि क्यों इन्होंने जैसे कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध किया, तो इसके क्रिटिसिज्म में क्या आएगा कि जो हिस्टोरियंस थे वो जनरली कंडेम्ड करते हैं इस चीज़ को कि एक्विजिशन हुई है सिंध की बाय द ब्रिटिशर्स। तो हिस्टोरियंस इस चीज़ को नहीं मानते, मतलब मानते हैं एंड कंडेम्ड करते हैं, ठीक है, इस बात को। एंड द कॉजेज ऑफ एनेक्सेशन वर डेलिबरेटली मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉज क्या माना जाता है इसका कॉज क्या माना जाता है, एनेक्सेशन का इसका कॉज क्या माना जाता है कि ये मतलब जानबूझ के इन्होंने ये बनाया एनेक्सेशन की। लाइक द एपिसोड इन द ब्रिटिश कंक्वेस्ट इन इंडिया, द अफगान वॉर इज़ ऑल्सो अ टेल ऑफ बुलिंग टैक्टिक एंड डिकैड, ठीक है। मतलब ये इन्होंने धक्के से हथियाया है इनसे, आमिर्स से, ठीक है। और इन द फर्स्ट इंस्टांस जो फर्स्ट अफगान वॉर था,
ठीक है। द इंग्लिश सफ़र टेरिबली इन द हैंड्स ऑफ द अफगान विद कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉस ऑफ प्रेस्टीज। तो इनकी इंसल्ट भी हुई थी उस वॉर में, और उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने सिंध जो है अपने अंडर किया, जो कि एलिफस्टोन ने भी उसने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया। तो उन्होंने बोला है, एक कमेंट किया एलिफस्टोन ने, उन्होंने बोला, कमिंग फ्रॉम द अफगानिस्तान इट पुट वन इन द माइंड ऑफ बुलिंग हु हैज़ बिन knocked in the street and went home to beat his wife in revenge। तो क्योंकि फर्स्ट अफगान वॉर में इनकी जो है वो एक तरह से ह्यूमिलिएट हुए थे, उसका ही बदला इन्होंने लिया नेक्स्ट करके, किसको, सिंध को। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी होता है कि इन्होंने धक्के से, मतलब कि टैक्टिक्स के साथ ब्रिटिशर्स ने धक्के से आमिर से ये सिंध वाला रीजन जो है अपने अंडर करवाया था, एंड नाइपर को उसका गवर्नर जनरल फर्स्ट घोषित कर दिया था। ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब की। चिल्ड्रन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।